सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया था और मैंने बोला था एक दो टॉपिक अगर छूटे होंगे तो वो हम इस क्लास में कर लेंगे। तो एक ही टॉपिक छूटा था और वो था फ्री फॉल। तो वो टॉपिक हम करने वाले हैं और ग्राफ का एक क्वेश्चन था वो भी करने वाले हैं इस लेक्चर में। और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा मोशन में, एक तो 1 डायमेंशन हमने पढ़ा, मतलब स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन होता है उसको 1D मोशन भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 2D मोशन। ठीक है, और सबसे पहले ये वाला टॉपिक ले लेते हैं, यह है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, और यहां से इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वही ड्रॉप वाली कंडीशन है लगभग। तो यहां पर हमें पूछा जाता है किसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, और इस पे टाइम कितना लगेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर सबसे पहले ड्रॉप वाली पोजीशन थी। तो ड्रॉप वाली पोजीशन में मैंने क्या बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी हो जाती है, 0, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा यहां पर, -g। तो अगर हम यहां से वेलोसिटी निकालना चाहें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है u + at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था। और एक्सेलरेशन हमें लेना है -g। तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, v = u - gt, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर टाइम नहीं निकाला, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं चलो, क्योंकि फिर टाइम को यहाँ पर रख देंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो एक बार टाइम को रख लेते हैं। टाइम कैसे आएगा, s बराबर ut + ½ at² से हमारा क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हाइट है h, ये हाइट है क्या, h, और यहां से हमने इसको ड्रॉप किया। तो यहां पर देखो ध्यान से, अभी हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, वेलोसिटी को क्या लेंगे हम, -v लेंगे, -v लेंगे। क्यों, सॉरी यहां पर v नहीं था ना, सॉरी यहाँ पर v नहीं है। हम यहाँ पर जो नीचे वाली चीजें हैं उनको क्या लेने वाले हैं, माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर जो s होगा वो क्या होगा, -h। ठीक है, नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगा, -h। और u तो हमारे पास 0 है, और a कितना आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -g। और ये सब चीजें यहां पर पुट कर देंगे, तो s कितना है, -h इक्वल्स टू ut, ये पूरा एक्सप्रेशन 0, क्योंकि u की वैल्यू कितनी आई, 0, प्लस हाफ, और हाँ यहाँ पर हमने -g नहीं रखा तो यहाँ पर रख लेते हैं -g² तो यहाँ से कितना आ गया, -h = -12g²। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और तो फिर यहाँ से t क्या हो जाएगा, ध्यान से, √2h/g। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2h/g। कौन सी पोजीशन, फ्री फॉल वाली पोजीशन। ठीक है, तो फ्री फॉल वाली पोजीशन में टाइम कितना आता है, 2h/g। और अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो फिर से v = u - gt वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पर हमने कौन सा लगाया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी। तो v = u कितना है, 0 - g, और टाइम कितना आ गया, √2h/g, है ना। इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, तो ये आंसर क्या जाएगा, v = और हाँ देखो, वेलोसिटी हम क्या लेंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो -v, और ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, और ये g और ये √g, तो ऊपर क्या बचा, √2h, और नीचे क्या बचेगा, √g × g। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमारे पास √2h/g। ठीक है,
तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वैसे इतना काफी है। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी फ्री फॉल के टाइम की, ठीक है, √2h/g अब इसको हाफ ऐसे ले सकते हैं, देखो g की पावर हाफ है ना, और इंटू g की पावर 1 है, तो ये g की पावर 3/2 हो जाएगा नीचे का एक्सप्रेशन। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है तो इसकी वजह से मैं बस इतना ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी और ये आ गया टाइम। क्योंकि जब एनडीए में क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत जल्दी करना है, और अगर कंडीशन पहले ही बोल दिया फ्री फॉल, तो ये दो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, एक तो टाइम का और एक वेलोसिटी का। अगर सिर्फ टाइम का भी याद है तो ये फटाफट निकल सकता है, पर ज्यादातर याद रखने की कोशिश करना कि टाइम ये है और वेलोसिटी ये फ्री फॉल की कंडीशन में। इससे पहले मैंने ड्रॉप वाली और ऊपर फेंकने वाली ये दो कंडीशन के बारे में भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो आई होप आपको वो भी समझ आया होगा और ये भी समझ आ गया होगा। और ये 2D की ये 1D की बात चल रही है अभी, ठीक है, ये 1D में ही आ रहा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट था, ये बस छूट गया था। और एक ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए। ये ग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकेंड्स एंड देन डिसेलरेट्स, ये डिसेलरेट्स होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये छुप गया है यहाँ पे, डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकेंड्स एंड कम्स टू रेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपने ट्राई कर लिया होगा कि रेस्ट से स्टार्ट करा, एक्सेलरेट हुआ यूनिफॉर्मली, और कितना 3 सेकेंड एंड, और डिसेलरेट हुआ यूनिफॉर्मली 3 सेकेंड के बाद, एंड कम्स टू रेस्ट, तो 3 सेकेंड तक एक्सेलरेट्स हुआ, फिर 3 सेकेंड के बाद, और सॉरी बाकी 3 सेकेंड में क्या हुआ, डिसेलरेट्स हुआ, और लास्ट में रेस्ट पर आ गया। तो कौन सा ग्राफ सही होगा, पहले एक बार इसको चेक करते हैं। ये एक्स-टी ग्राफ यानी हमारे पास क्या कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बात नोटिस करना यहाँ पे आप कि यहाँ पर एंगल सेम है ना, थीटा सेम है, और ये हर पॉइंट पर थीटा क्या है, सेम है, हर पॉइंट पर थीटा क्या है, सेम। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम, मतलब कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना आया, 0, है ना। तो एक्सेलरेशन की बात तो ये कर रहा है कि एक्सेलरेट तो वो कर रही है, ठीक है। अच्छा यहां पर देखते हैं, देखो अभी मैंने दो चीजें समझाई थी पिछले वाले लेक्चर में कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली अपवर्ड होता है, बना देता हूं, यूनिफॉर्मली अगर अपवर्ड होता है हमारे पास ग्राफ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे कटोरा ऐसे ऊपर की तरफ। और अगर कटोरा नीचे की तरफ हो जाए ऐसे, तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ अभी हम यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कटोरा हो रहा है नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। मतलब अब देखो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, पर हम यहाँ पर अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अब देखो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कम हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब ये किसकी बात आ गई, डिसेलरेशन की। ठीक है, या फिर डिसेलरेशन नहीं, यहाँ के लिए डिसेलरेशन नहीं बोल सकते, बस एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर बस एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और देखो यहाँ पर थीटा क्या है, दूसरा कलर चाहिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर थीटा क्या है, और फिर आगे के पॉइंट पर थीटा क्या है। तो थीटा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। नोटिस हो रहा होगा आपको कि यहाँ पर बड़ा एंगल था, आगे बढ़ते बढ़ते एंगल छोटा होता जा रहा है। तो बस इस वाले रीजन में एंगल छोटा होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी
कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम कब होती जाती है? जब एक्सेलरेशन ज्यादा, सॉरी, जब एक्सेलरेशन मतलब कौन सी कंडीशन होगी? डिसेलरेशन की। समझ आ रहा है आपको या नहीं? जैसे हमारे पास एक कार है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब हम ब्रेक लगा रहे हैं तभी तो धीरे धीरे कम हो रही है, और इसी को क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन। तो ये आगे वाले पार्ट में ये क्या हो रहा है? डिसेलरेशन। ठीक है, कैसे पता लगाया हमने? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी, लगातार एंगल देखो छोटा होता जा रहा है एंगल, तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसेलरेशन हो रहा है। और ये वाला ग्राफ गलत है, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए? रेस्ट से एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपवर्ड ही अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा नहीं रहा। चलो देख लेते हैं इसको ढंग से। देखो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, मतलब एंगल देख लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा, आगे वाले पॉइंट पर ये थीटा, और सबसे आगे वाले पॉइंट पर ये थीटा। तो थीटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, थीटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है। पर 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 6 सेकंड तक, यहाँ पर जैसे 6 सेकंड तक क्या होना चाहिए? डिसेलरेट भी होना चाहिए बीच में 3 सेकंड के बाद। तो 3 सेकंड तक तो एक्सेलरेट कर रहा है, फिर उसके बाद भी एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी गलत होगा, ठीक है। तो क्या क्या गलत हो गया? एक तो ये, एक ये, और एक ये। और एक बार फोर्थ वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? कटोरा ऊपर की तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, इस वाले पार्ट को देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। और एंगल देखेंगे तो एंगल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और डिसेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, 3 सेकंड तक बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हुआ देखो, तो यहां से क्या हो रहा है? देखो, यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि अब कटोरा ऊपर की तरफ हो गया, सॉरी नीचे की तरफ, अच्छा नहीं, यहाँ पर भी नीचे की तरफ नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर भी कटोरा खुला ही हुआ है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ ही है कटोरा ना, तो ऐसे तो नहीं हो रहा, कटोरा ऐसे ही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। मैंने एक बात यहाँ पर गलत बता दी थी, क्या बताई थी? कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब डिसेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट में थोड़ी सी गलती मैंने कर दी थी। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तब भी एक्सेलरेट हो सकता है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तब भी डिसेलरेट कर सकता है। तो बस ये वाली मिस्टेक को ध्यान रखना आप भी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। पर अगर हम एंगल चेक करें, ये एंगल, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि एंगल क्या हो रहा है? बार बार छोटा होता जा रहा है, ये वाला एंगल। तो एंगल बार बार क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है, एंगल डिक्रीजिंग, ठीक है। एंगल मतलब एंगल क्या होती है? वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है? इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? डिसेलरेशन हो रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? डिसेलरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये वाला हमारा आंसर सही है, क्योंकि उसने क्या बोला? 3 सेकंड तक एक्सेलरेट और 3 सेकंड के बाद डिसेलरेट, ठीक है। तो यहां पर हो रहा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन हो रहा था, और यहाँ पर डिसेलरेशन हो रहा था और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। या फिर एक तरीके से और देख सकते हो, जैसे मैंने एक तरीका बताया था इसके लिए, अगर एंगल आपको ज्यादा देखना नहीं आता है, या फिर देख नहीं पा रहे हो ज्यादा एंगल, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए? एक तरीका और है
कि ये ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, तो अगर हम इसको बनाएं तो ये है थीटा लेस देन 90 वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन अगर सेम होता था तो क्या होता था, स्पीड बढ़ती थी, ठीक है। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। तो इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ये तो आपको समझ आया होगा अगर पिछली क्लासेस अच्छे से देखी तो। और इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। पर यहाँ पर हम थीटा चेक करें, इस वाले पॉइंट पर अगर हम थीटा चेक करें तो ये जो थीटा आ रहा है ये ग्रेटर देन 90 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और अगर इन दोनों का साइन अलग अलग होता है तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। और डिक्रीज करने का मतलब डिसेलरेशन, ठीक है। और इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन, डिक्रीज करने का मतलब डिसेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पर डिसेलरेशन हो रहा है। तो आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 2D मोशन पढ़ने वाले हैं। तो 1D मोशन में क्या क्या आता है, देखो हमने 1D मोशन पढ़ा। 1D मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, और इसी में हमने पढ़ा वेलोसिटी, इसी में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सब हमने किस में पढ़ा, अभी 1D मोशन में। और 2D मोशन में क्या आ जाता है हमारे पास, 2D मोशन में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के अल्टरनेटिव को, ठीक है। एक होता है एंगल, इसमें हम पढ़ेंगे एंगल, और हम पढ़ेंगे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आएगा पहले तो। एंगल या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इसका साइन क्या होगा, थीटा, इसका साइन होता है ओमेगा, ठीक है, देखा होगा आपने ये। और इसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हम अल्फा, ठीक है। तो लगभग जैसी चीजें यहां पर हैं वैसी चीजें यहां पर होती हैं, पर ये सर्कुलर मोशन के पार्ट में आता है, ठीक है। और फिर हम रिलेशन भी देखेंगे इन दोनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी 2D मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं शुरू, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप। एक तो होता है कि लैंड से लैंड की तरफ, ठीक है। एक जो हम पढ़ेंगे एक्चुअल में वो तो यही होगा कि सेम सरफेस में, और यहाँ पर भी क्या है, ये सेम सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन और टाइप का भी हो सकता है, जैसे एक सर्कुलर ऐसे आ गया और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, उसने बॉल फेंकी और ये थोड़ा ढलान में है, सॉरी ऐसे ऊंचाई में है, या फिर एक इंसान यहाँ पर खड़ा है और ऐसे ढलाई में उसने अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। और एक टाइप क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है,
इंक्लाइन प्लेन में अपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप हैं, पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल स्मूथ प्लेन पर पढ़ने वाले हैं। तो ये स्मूथ प्लेन वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तोप का एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर हम तोप के गोले को फेंकें तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है। ठीक है, इस हाइट को हम बोलते हैं h, कलर थोड़ा चेंज, इस हाइट को हम बोलते हैं h, और ये जो नीचे वाली जहां तक वो जाता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और हाँ, फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहली बात क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर एक और बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेजेक्टरी इसने बनाई है, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है पाथ, ये जो इसने ट्रेजेक्टरी बनाई यहां से यहां तक की, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी या पाथ। और ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला आपने पढ़ा होगा, पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला होता है जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के एक पार्ट को हमने काटा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सेमी सर्कल हमें मिलेगा। उस सेमी सर्कल को जब हम स्ट्रेच करेंगे, उस सेमी सर्कल को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। बस इतना ही समझने के लिए था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये पैराबोला होगा। अब ये पैराबोलिक क्यों होता है, अभी क्यों के बारे में तो नहीं पता, पर इसकी इक्वेशन से हमें पता चलता है। किससे, इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा पाथ जो पैराबोलिक इक्वेशन होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, और ये फोर्थ वाला टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अजम्पशंस पहला क्या होगा, पहला अजम्पशन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या होना चाहिए, स्मूथ सरफेस। ठीक है, और दूसरा होगा एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये दोनों ही रहेंगे, एक तो होगा स्मूथ सरफेस होना चाहिए और नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो इन दोनों अजम्पशंस को लेके हम करेंगे आगे की बातें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं इसमें होता क्या है। देखो, थीटा एंगल से हम फेंकते हैं, तो यहां पर दो चीजें याद रखनी है, इसके कंपोनेंट तो कंपोनेंट करने आपको आते होंगे। जैसे ये हमारे पास कोई फोर्स का डायरेक्शन है, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक, ये फोर्स का डायरेक्शन है, इस तरफ हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। तो आपने पढ़ा होगा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब पता कर लो, और अगर पता था तो बहुत बढ़िया। जैसे इस तरफ हमारे पास रिजल्टेंट है, ठीक है, तो इस तरफ होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरफ होता है वर्टिकल कंपोनेंट। इसको बोलते हैं आर कॉस थीटा और इसको बोलते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे किया होगा, एक ऐसे हल्का सा समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे यहां पर एक बॉल टंगी हुई है, ठीक है, एक बॉल है यहां पर, और अगर हमें इसको इस तरफ खींचना है, इसको हमें खींचना है किस तरफ, इसको हमें खींचना है इस तरफ।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक फोर्स अगर हमने इस तरफ लगाई, एक फोर्स हमने इस तरफ लगाई, दोनों तरफ हमने लगाई, ऐसे करके खींचा इसको ऐसे, तो इसका मोशन क्या आएगा, इस तरफ को आएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी इसमें दो चीजें क्या समझनी थी आपको, कि हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ux। और अगर ये वेलोसिटी हमारे पास थी u, मतलब u वेलोसिटी से अगर इसको फेंका गया, ठीक है, तो ux क्या होगा, u cos थीटा। और अगर तो फिर इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा क्या, uy। ठीक है, क्या होगा, uy, और इसका आएगा u sin थीटा। और ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और बस वही बातें फिर से, कि यहां से यहां तक हमारी होगी रेंज, जिसको हम r बोलेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को जहां पर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, इसको हम बोल देंगे h मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले हम बात क्या करने वाले हैं, टाइम। तो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, नहीं, दो बातें बताई थी दो बातें क्या क्या थी, कि अगर हम कोई ड्रॉप वाली पोजीशन, मैंने बताया था जब हम किसी चीज को उछालते हैं ऊपर, उछालने के बाद जब ये नीचे आती है, हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसे, ठीक है, याद होगा आपको। तो इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहां से यहां तक जाने में इसको लगा अगर t1 टाइम। ठीक है, तो यहां से यहां आने में इसको लगेगा t2 टाइम, सेम ही टाइम लगेगा, यहां पर भी इसको क्या लगेगा, t1 टाइम। ठीक है, तो पहली बात क्या याद रखनी है यहां पर, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टू रीच द ग्राउंड। पहली बात यहां पर ये याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, मैंने एक बात और बताई थी, अगर जिस वेलोसिटी से हमने इसको उछाला, उसको हमने बोला v, और जिस वेलोसिटी से ये नीचे आई, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो जाने वाला टाइम, आने वाला टाइम सेम, जाने वाली वेलोसिटी और आने वाली वेलोसिटी दोनों सेम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल is equals to velocity of the object just hitting the ground. ठीक है, ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहली क्या बात है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। यहां पर जितनी वेलोसिटी थी u, उतनी ही वेलोसिटी यहां पर होगी u, पर नेगेटिव। यहां पर एक बात और लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लूं, नेगेटिव। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम सीधे बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। नहीं, पहले ट्रेजेक्टरी देखनी थी ना। ठीक है, ट्रेजेक्टरी भी इसमें था। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी कैसे होती है, पैराबोलिक होती है। और कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे पास पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx स्क्वायर।
ऐसे टाइप की हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। और पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ऐसा आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर जहां पर आ जाए, जहां पर एक्स स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, वो इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक होगी। पैराबोलिक कैसे होगी, जब एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू टेन थीटा एक्स इक्वल टू जी बाई टू वी आई, और यहाँ पर जो वी आई है ये वी इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, जो कि हमारे पास हमने u लिया है, ठीक है। तो ये u लिया है, तो इसको मैं लिख लूं यहाँ पर एक बार, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स इक्वल्स टू, सॉरी माइनस है बीच में, y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेशन में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, और ना इससे हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि पूछो बताओ हमें कि कैसे ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। हमें बस ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आ सकता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर लास्ट में आ गया, इसका मतलब जो पाथ है वो हमारे पास क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ हमारे पास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी डेरिवेशन में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यहाँ हमारे पास u वेलोसिटी इस तरफ होगी हमारे पास, कलर चेंज करना चाहिए मुझे, ये दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास होगी u वेलोसिटी, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux वो क्या होता है, u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास होगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। वैसे हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी होगी, 0, ठीक है। खुद भी निकाल सकते हो, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। चलो, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे। तो इसको ऊपर की तरफ कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है, तो u sin थीटा वाली वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ मूव करा रही है, ठीक है। ऊपर की वेलोसिटी पर ज्यादा लोड पड़ेगा, इसकी वजह से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की वेलोसिटी का काम है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर की वेलोसिटी को ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, कर सकते हो इसको, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। u इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, u sin थीटा, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और मैक्सिमम हाइट की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। तो हमारे पास u है और v है, ठीक है। तो यहां से करने की कोशिश करते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस 80, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है वो तो पता ही होगा, -g लगेगा, ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्रेविटी तो यहाँ पर भी लगेगी ही ना, तो a इक्वल टू -g। तो v इक्वल टू, v कितना है 0, u sin थीटा माइनस लिख रहा हूं एक की जगह, -g_t। तो यहां से t कितना आ गया, देखो ये इस तरफ जाएगा, g वाला इस तरफ जाएगा, तो फिर t, तो u sin थीटा बाई g, ठीक है, u sin थीटा बाई g। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे कि ये तो u sin थीटा बाई g आया, और हमारे पास ऊपर क्या है, t इक्वल टू vi। अब यहाँ पर vi का भी मतलब क्या है, u है, ठीक है। vi मतलब v इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारे पास vi हम लिख सकते हैं उसको। अब देखो t इक्वल टू u sin थीटा बाई g, ये कहां से कहां तक आया हमारे पास, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास यहां से और यहां तक का टाइम आया, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास ये आया, इसी पेन से दिखाना पड़ेगा ये भी,
यहां से यहां तक का हमारे पास क्या है, ये टाइम, इसको t इक्वल्स टू बोल देते हैं कितना, u sin थीटा बाई जी। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इसको अगर हम 2t कर दें तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो अगर हम t टोटल करें, जो कैपिटल T है उसको हम क्या बोल देंगे, 2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, डेरिवेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मैंने हल्का सा बता दिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर अलग अलग दे दें, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पूछता है, ये देखो एक क्वेश्चन देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट रेशियो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम, जिन दोनों, जब दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब एक अगर थीटा होगा, अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा है, मैं दो प्रोजेक्शन कर रहा हूं, ए प्रोजेक्शन ये रहा ये, ठीक है, और एक प्रोजेक्शन ये रहा, और यहां पर हमारे पास एंगल है थीटा, और यहां पर हमारे पास एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने की कोशिश करेंगे तो t इक्वल्स टू, इसको हम t लिख लेते हैं, t कितना आएगा हमारे पास, रेशियो पूछा है ना, तो यहाँ का टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ का टाइम निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यहां के लिए हम बोल देते हैं t डैश, तो वो क्या आएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, जिसकी मैथ्स वीक है वो थोड़ा मैथ्स पर ध्यान दे और इस वाले फॉर्मूले को याद कर दे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास t डैश कितना आएगा, 2u कॉस थीटा बाई जी, 2u cos थीटा बाई जी, और यहां पर क्या आया, 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो रेशियो कैसे निकलेगा, t अपॉन टी डैश, t अपॉन टी डैश। तो वैल्यूज रखते हैं, t कितना आया था, 2u sin थीटा बाई जी अपॉन ये कितना है, 2u cos थीटा बाई जी। ठीक है, तो g से g मर गया, u से u मर गया, 2 से 2 मर गया, आंसर क्या आया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो t बाई टी डैश क्या आ जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या होता है, टेन थीटा। तो रेशियो क्या आ गया, अभी टेन थीटा कैसे आया, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा। ठीक है, मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ लो बच्चों। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुम्हें क्या लिखना है उसमें, टेन थीटा। इजिली याद रख सकते हो इसको कि रेशियो कितना आता है दो टाइम ऑफ फ्लाइट के, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो, दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, और ये इसका रेशियो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, टेन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद करने की कोशिश करें इसको। टू बॉडीज ऑफ मासेस 15 kg and 60 kg
आर एट सेम हाइट, इफ वन इज ड्रॉप वर्टिकली डाउन एंड अनदर वन हॉरिजॉन्टली विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, विच वन ऑन अर्थ सूनर। अच्छा, बोला है कि हमारे पास एक 15 kg की बॉल है, बॉल ही बोल देंगे, ठीक है, और एक है 60 kg की बॉल, और इन दोनों को हमने नीचे छोड़ा, इन दोनों को हमने नीचे छोड़ा, तो कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? तो कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? यहां पर एक बात याद रखना, हम एयर रेजिस्टेंस को क्या ले रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं सीधे, ठीक है। पहले ये बात हो चुकी है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। और टाइम का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो क्या आया? 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। इस वाले पार्ट में, सॉरी, इस वाले टाइम के एक्सप्रेशन में कहीं पर आपको मास दिख रहा है क्या? कहीं पर भी आपको मास दिख रहा है क्या? तो यहां पर हमें बिल्कुल भी मास नहीं दिख रहा है। तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है मास से, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करें। टाइम क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है मास से। तो यहां पर मास का कोई भी फंक्शन नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर दोनों को क्या टाइम लगेगा? बोथ ऑन सेम टाइम। तो दोनों को नीचे पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करते तो क्या होता? तो कौन सा जल्दी पहुंचता? तो हमारे पास 60 kg वाला जल्दी पहुंचता, क्योंकि 15 kg पर एयर रेजिस्टेंस लगता। ज्यादा फोर्स किस पर एयर रेजिस्टेंस का लगता है? इस पर, ठीक है। ये तो आप मान रहे हैं 60 kg वाला जल्दी नीचे आता, ठीक है। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है? नहीं, तीसरा टॉपिक। फर्स्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? तो ये हमने बॉल फेंकी, फेंकने के बाद ये कितना दूर गई, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका हमारे पास कौन सा वाला कंपोनेंट हम लेंगे? u sin थीटा, सॉरी नीचे नहीं लिखते sin थीटा, ये cos थीटा। u cos थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे या u sin थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको कौन बढ़ा सकता है? ये वाला u cos थीटा बढ़ा सकता है, ठीक है। क्यों? देखो, अगर हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंके, एक तो ऊपर की तरफ फेंके, अगर हम सीधे फेंके, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे देना कि अगर हम किसी चीज को सीधा फेंके, बिल्कुल ऐसे सीधे, और एक हम ऊपर से उड़ा करके फेंके ऐसे, कौन सी वाली जल्दी पहुंचेगी? मतलब कौन सी वाली ज्यादा रेंज कवर करेगी? कौन सी वाली बॉल ज्यादा रेंज कवर करेगी? ठीक है, बताओ कौन सी वाली रेंज कवर करेगी? तो आपने सोच लिया होगा, तो कौन सी वाली ज्यादा रेंज कवर करेगी? ये वाली, ठीक है, ये वाली ज्यादा कवर करेगी रेंज। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस तरफ वाली वेलोसिटी ज्यादा लगेगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब क्या था कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज में कौन सी इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे? u cos थीटा वाली वेलोसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आया वो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसको निकालने का काफी इजी तरीका क्या है? हमें टाइम पता है, ठीक है, हमें टाइम पता है कितना, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। और हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी है u cos थीटा। तो यहां से हमें क्या पता लगाना है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारे पास स्पीड दी है, ये टाइम दी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। तो ऐसी हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो v क्या है? u cos थीटा है, सॉरी, v हमारे पास क्या होगा? u cos थीटा इंटू t क्या होगा? 2u sin थीटा बाई g।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u² या फिर u², 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यही तरीका है, डेरिवेशन में हम ऐसे ही करते हैं इसकी। 2u sin थीटा बाई जी, और ये हमारे पास वेलोसिटी s क्या हो जाएगा v इंटू टी u cos थीटा। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं मैक्सिमम रेंज। तो देखो मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज तो हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू u² sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब यहाँ पर देखो u और g इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। g तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, u हमारे पास, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और हम एक चीज और चेंज कर सकते हैं sin 2 थीटा। अगर हम एंगल ही चेंज कर दें, अगर हम एंगल ही चेंज कर दें तो ज्यादा चेंज हमें दिखेगा रेंज में। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लिख लेते हैं 0। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा कि मैक्सिमम 0, तो एक होती है 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे 30, 45, 60 और 90। ठीक है, यही एंगल्स होते हैं। 0 पर क्या होता है 0, 30 पर 1/2, इस पर 1/√2, इस पर √3/2 और इस पर 1। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखी वो कितनी दिखी, 1। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो ठीक है, तो साइन थीटा, सॉरी, तो साइन 2 थीटा की कितनी होनी चाहिए, 1। तो इसको हम ऐसे लिख लें 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब ऐसी चीजें लिखनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप तो सीख गए होंगे इनवर्स कैसे, जब हम साइन को उस तरह ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। तो ये साइन इनवर्स, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। ठीक है, और इस इनवर्स से अब साइन कैंसिल हो सकता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो एंगल हम कितना लेंगे, 45 डिग्री। तो R इक्वल्स टू u² साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन g। तो ये साइन 90 हो गया और साइन 91, तो R इक्वल टू u² बाई g। ये हमारे पास है मैक्सिमम रेंज, ये हमारे पास है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है हमारी, R इक्वल टू u² बाई g। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें किस में देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। और रेंज कितनी आएगी, मतलब अलग अलग आ सकती है। एक है हमारे पास थीटा, और दोबारा हम एक दूसरा प्रोजेक्शन करेंगे, ये रहा, इसको हम बोल देंगे 90 माइनस थीटा। एक है थीटा, एक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर R इक्वल टू u साइन 2 थीटा बाई जी आएगा। ठीक है, यहाँ की रेंज ये आई, यहाँ की रेंज क्या आएगी देखो, R डैश इक्वल टू u साइन 2 थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन g। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं अगर, तो R डैश इक्वल टू u साइन
180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर आपको याद हो कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा ही होता है। इसका आंसर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आर हमारे पास ये आया, और आर डैश क्या आया हमारे पास, u साइन 2 थीटा बाई जी। तो दोनों हमारे पास सेम आ गए, दोनों हमारे पास सेम आ गए। हमें क्या पूछा था, रेशियो हॉरिजॉन्टल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक थीटा लिया, एक 90 माइनस थीटा, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हमें क्या निकालना था, रेशियो। तो यहां से अगर हम r अपॉन r डैश कर दें तो कितना आएगा, दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या बात पता चली, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दो प्रोजेक्शन करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दो प्रोजेक्शन करें तो रेंज हमें सेम ही मिलेगी, तो रेंज हमें सेम ही मिलेगी। यहां से हम ये समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं एक, तो एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। पूछा है अ बॉल प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री हैज रेंज r, द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज विद सेम इनिशियल स्पीड u इज r। ठीक है, तो क्या बोला है कि हमारे पास एक प्रोजेक्शन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि, और वो प्रोजेक्शन कितने की है, 15 डिग्री की, 15 डिग्री की प्रोजेक्शन है और हमारे पास रेंज क्या आई, r। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि दूसरी एक प्रोजेक्शन करो जिसमें हमारे पास सेम रेंज आ जाए। ठीक है, सेम इनिशियल स्पीड u is r, which of the following range with same initial velocity u is r। ठीक है, तो किस एंगल पे जो प्रोजेक्शन आएगी वो दोबारा r ही आ जाएगी। तो मैंने क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा मतलब a प्लस b कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 15 है तो दूसरा एंगल को कितना होना पड़ेगा, तो मान लेते हैं b, तो b इक्वल्स टू 90 माइनस 15, तो आंसर क्या आएगा 575। तो कितना 75 डिग्री इज राइट आंसर। ठीक है, तो 75 डिग्री अगर हम फेंके इसको, 75 से अगर हम फिर से प्रोजेक्शन करें, जैसे 15 डिग्री पर किया था वैसे ही प्रोजेक्शन करें तो हमारे पास रेंज सेम आएगी। जो रेंज 15 डिग्री पर आई है वही रेंज आ जाएगी 75 डिग्री पर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए। टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास एंड विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन 60 डिग्री से किया गया है और एक 30 डिग्री से, और पूछा है कि इनमें से कौन सेम हो सकता है, इनमें से कौन सेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सेम होगा, आपको साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सेम क्या होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है 60 प्लस 30। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक चीज रह गई शायद। ठीक है, अगर हमने ये प्रोजेक्टाइल किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया हमने, तो यहाँ पर क्या क्या चेंज नहीं होगा, क्या चीज हमेशा सेम रहेगी, क्या चीज हमेशा सेम रहेगी, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स में भी सेम रहेगी। एक तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा सेम होगी, रिमेन सेम। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज सेम रहेगी। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा वो tan थीटा आएगा, ये याद होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, हमारे पास tan थीटा होता है। और मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड, तो ये तो हर बार अलग अलग रहेगा, है ना। ठीक है, मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड ये हर बार अलग अलग रहेगा हर एंगल पर। ये जो टोटल एनर्जी रहेगी ये ऑलवेज, ठीक है, सेम रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है,
टोटल एनर्जी हमेशा सेम होने वाली है इसकी। मतलब अभी हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये सेम क्यों रहेगी। और हाइट तो बार बार चेंज होने वाली है, जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते रहेंगे हाइट हमारे पास चेंज होती रहेगी, ये समझ में आ रहा होगा। और रेंज पर क्या बात चल रही थी, तो रेंज भी अलग अलग होगी, ठीक है, पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है तो ये रहेगी सेम, ठीक है। और इसमें अगर इसने प्रोजेक्शन में ये पूछा होता है कि एक 60 डिग्री है और एक 40 डिग्री है, तो तब कौन सा सेम रहेगा, तो अभी यहां पर कोई भी आंसर मैच नहीं करता, ठीक है। यहां पर एक ई ऑप्शन में बना देता अगर नन, तो फिर वो आंसर सही होता अगर 60 डिग्री और 40 डिग्री पूछा होता। अगर ये दोनों एंगल अलग अलग होते तो यहाँ पर नन आंसर होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने मोशन इन 2D को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पार्ट। अभी हम नेक्स्ट उसमें क्या देखने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, अभी कुछ बचा है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया था, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और ट्रेजेक्ट्री, हॉरिजॉन्टल रेंज तो लगभग हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम शायद सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देंगे, या फिर इसमें कुछ छोटी मोटी बातें होंगी तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।